गोथा कार्यक्रम की आलोचना। पृष्ठभूमि। गोथा कार्यक्रम की आलोचना जर्मनी की यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के मसौदा कार्यक्रम की आलोचना है। इस दस्तावेज में मार्क्स सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण की अवधि, साम्यवादी समाज के दो चरण, सामाजिक वस्तुओं का उत्पादन और वितरण, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता और मजदूर वर्ग की पार्टी को संबोधित करते हैं। लेनिन ने बाद में लिखा, मार्क्स की व्याख्या का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यहाँ भी वे लगातार भौतिकवादी द्वंद्ववाद, विकास के सिद्धांत को लागू करते हैं और साम्यवाद को पूंजीवाद से विकसित होने वाली चीज मानते हैं। विद्वानों द्वारा गढ़ी गई मनगढ़ंत परिभाषाओं और शब्दों पर निरर्थक विवादों, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, के बजाय मार्क्स उन बातों का विश्लेषण करते हैं जिन्हें साम्यवाद की आर्थिक परिपक्वता के चरण कहा जा सकता है। एंगेल्स ने 1891 में जब ये दस्तावेज पहली बार प्रकाशित हुआ था, तब इसकी प्रस्तावना लिखी थी। गोथा कार्यक्रम की आलोचना के साथ एंगेल्स ने ब्रैक को लिखे मार्क्स के पत्र को प्रकाशित किया था, जो सीधे इस कार्य से जुड़ा हुआ था। प्रस्तावना। यहाँ प्रकाशित पांडुलिपि, ब्रेक को कवर पत्र और साथ ही मसौदा कार्यक्रम की आलोचना 1875 में गोथा यूनिटी कांग्रेस से कुछ समय पहले ब्रेक को गेब ऑय, बेबेल और लिबकनेच को संचारित करने और बाद में मार्क्स को वापस करने के लिए भेजी गई थी। चूंकि हाले पार्टी कांग्रेस ने गोथा कार्यक्रम की चर्चा को पार्टी के एजेंडे में रखा है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं इस महत्वपूर्ण, शायद सबसे महत्वपूर्ण इस चर्चा से संबंधित दस्तावेज को अब और प्रचार से रोकूंगा तो मैं दमन का दोषी होऊंगा। लेकिन इस पांडुलिपि का एक और भी दूरगामी महत्व है। यहाँ पहली बार लेसल द्वारा अपने आंदोलन में शुरू से ही अपनाई गई लाइन के प्रति मार्क्स का दृष्टिकोण स्पष्ट और दृढ़ता से सामने आया है, लेसल के आर्थिक सिद्धांतों और उनकी कार्यनीति दोनों के संदर्भ में। जिस निर्दयता से मसौदा कार्यक्रम का यहाँ विश्लेषण किया गया है, जिस निर्दयता से प्राप्त परिणामों को प्रस्तुत किया गया है और मसौदे की कमियों को उजागर किया गया है, ये सब आज 15 साल बाद अब और आपत्तिजनक नहीं है। विशिष्ट लासालियन अब केवल विदेशों में अलग थलग खंडहरों के रूप में मौजूद है और हाल में गोथा कार्यक्रम को इसके रचनाकारों ने भी पूरी तरह अपर्याप्त मानकर छोड़ दिया था। फिर भी मैंने कुछ तीखे व्यक्तिगत भावों और निर्णयों को छोड़ दिया है जहां ये अप्रासंगिक थे और उनके स्थान पर बिंदु लगा दिए हैं। मार्क्स ने स्वयं ऐसा किया होता यदि उन्होंने आज पांडुलिपि प्रकाशित की होती। कुछ अंशों में भाषा की हिंसा दो परिस्थितियों से उकसाई गई थी। पहली बात, मार्क्स और मैं जर्मन आंदोलन से किसी भी अन्य से अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, इसलिए इस मसौदा कार्यक्रम द्वारा प्रकट किए गए निश्चित रूप से प्रतिगामी कदम से हम विशेष रूप से विचलित होने के लिए बाध्य थे। और दूसरी बात, हम उस समय इंटरनेशनल की हेग कांग्रेस के बमुश्किल 2 साल बाद बाकुनिन और उसके अराजकतावादियों के खिलाफ सबसे हिंसक संघर्ष में लगे हुए थे, जिन्होंने जर्मनी में मजदूर आंदोलन में होने वाली हर चीज के लिए हमें जिम्मेदार ठहराया था। इसलिए हमें उम्मीद थी कि हम इस कार्यक्रम के गुप्त पितृत्व से भी भ्रमित होंगे। ये विचार अब मौजूद नहीं है और इसलिए संबंधित अंशों की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेस कानून से उत्पन्न कारणों से कुछ वाक्यों को केवल बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है। जहां मुझे एक हल्का भाव चुनना पड़ा, उसे वर्गाकार कोष्ठकों में संलग्न किया गया है, अन्यथा पाठ को शब्दशः पुनः प्रस्तुत किया गया है। लंदन, 6 जनवरी 1891। अनुभाग 1.1। श्रम धन और समस्त संस्कृति का स्रोत है और चूंकि उपयोगी श्रम केवल समाज में और समाज के माध्यम से ही संभव है, इसलिए श्रम की आय समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार के साथ अविभाजित रूप से प्राप्त होती है। पैराग्राफ का पहला भाग, श्रम समस्त धन और समस्त संस्कृति का स्रोत है। श्रम सभी धन का स्रोत नहीं है। प्रकृति उपयोग मूल्यों का उतना ही स्रोत है और निश्चित रूप से भौतिक धन में ऐसे ही मूल्य होते हैं जितना श्रम, जो स्वयं प्रकृति की एक शक्ति, मानव श्रम शक्ति का प्रकटीकरण है। उपरोक्त वाक्यांश सभी बच्चों के प्राइमरों में पाया जाता है और यह सही है क्योंकि यह निहित है कि श्रम संबंधित विषयों और उपकरणों के साथ किया जाता है। लेकिन एक समाजवादी कार्यक्रम ऐसे बुर्जुआ वाक्यांशों को चुपचाप उन स्थितियों को अनदेखा करने की अनुमति नहीं दे सकता जो उन्हें अर्थ देती हैं। और जहां तक मनुष्य शुरू से ही प्रकृति के प्रति व्यवहार करता है, जो श्रम के सभी उपकरणों और विषयों का प्राथमिक स्रोत है, एक मालिक के रूप में उसे अपना मानता है, उसका श्रम उपयोग मूल्यों का स्रोत बन जाता है, इसलिए धन का भी। बुर्जुआ के पास श्रम को अलौकिक रचनात्मक शक्ति का गलत आरोप लगाने के बहुत अच्छे आधार हैं। चूंकि श्रम प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस व्यक्ति के पास अपनी श्रम शक्ति के अलावा कोई अन्य संपत्ति नहीं है, उसे समाज और संस्कृति की सभी स्थितियों में उन अन्य लोगों का गुलाम होना चाहिए जिन्होंने खुद को श्रम की भौतिक स्थितियों का मालिक बना लिया है। वह केवल उनकी अनुमति से ही काम कर सकता है, इसलिए केवल उनकी अनुमति से ही जी सकता है। अब हम वाक्य को वैसे ही छोड़ देते हैं, या यूं कहें कि ऐसे ही छोड़ देते हैं।
निष्कर्ष में क्या उम्मीद की जा सकती थी? जाहिर है ये चूंकि श्रम ही सभी प्रकार की संपत्ति का स्रोत है, इसलिए समाज में कोई भी व्यक्ति श्रम के उत्पाद के अलावा किसी अन्य माध्यम से संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यदि वह स्वयं काम नहीं करता है तो वह दूसरों के श्रम पर निर्भर रहता है और दूसरों के श्रम की कीमत पर अपनी संस्कृति भी अर्जित करता है। इसके स्थान पर मौखिक नदी और चूनकी के माध्यम से एक प्रस्ताव जोड़ा जाता है ताकि पहले से नहीं बल्कि इसी से निष्कर्ष निकाला जा सके। पैराग्राफ का दूसरा भाग, उपयोगी श्रम केवल समाज में और समाज के माध्यम से ही संभव है। पहले प्रस्ताव के अनुसार श्रम ही सभी धन और सभी संस्कृति का स्रोत है, इसलिए श्रम के बिना कोई समाज संभव नहीं है। अब हम सीखते हैं इसके विपरीत, समाज के बिना कोई उपयोगी श्रम संभव नहीं है। कोई यह भी कह सकता था कि केवल समाज में ही बेकार और यहाँ तक कि सामाजिक रूप से हानिकारक श्रम भी लाभदायक व्यवसाय की शाखा बन सकता है, कि केवल समाज में ही कोई निष्क्रिय रहकर जीवित रह सकता है, आदि आदि। संक्षेप में एक बार रूसो की पूरी रचना की नकल भी की जा सकती थी। और उपयोगी श्रम क्या है? निश्चित रूप से केवल वही श्रम जो इच्छित उपयोगी परिणाम उत्पन्न करता है। एक जंगली और मनुष्य एक जंगली तब था जब वह बंदर नहीं रहा जो किसी जानवर को पत्थर से मारता है, जो फल इकट्ठा करता है, आदि उपयोगी श्रम करता है। तीसरा निष्कर्ष, उपयोगी श्रम केवल समाज में ही संभव है और समाज के माध्यम से श्रम की आय समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार के साथ अविभाजित रूप से प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया निष्कर्ष। यदि उपयोगी श्रम केवल समाज में और समाज के माध्यम से ही संभव है तो श्रम की आय समाज की है और उससे केवल उतना ही व्यक्तिगत श्रमिक को प्राप्त होता है जितना श्रम की स्थिति अर्थात समाज को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। वास्तव में इस प्रस्ताव का उपयोग हर समय किसी भी समय प्रचलित समाज की स्थिति के चैंपियनों द्वारा किया गया है। सबसे पहले सरकार और उससे जुड़ी हर चीज के दावे आते हैं, क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक अंग है। फिर विभिन्न प्रकार की निजी संपत्ति के दावे आते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की निजी संपत्ति समाज की नींव है, आदि। कोई देखता है कि इस तरह के खोखले वाक्यांश समाज की नींव है, आदि। कोई देखता है कि इस तरह के खोखले वाक्यांशों को इच्छानुसार तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। पैराग्राफ के पहले और दूसरे भाग में केवल निम्नलिखित शब्दों में ही कुछ स्पष्ट संबंध है। श्रम केवल सामाजिक श्रम के रूप में ही धन और संस्कृति का स्रोत बनता है, या जो एक ही बात है, समाज में और समाज के माध्यम से। ये प्रस्ताव निर्विवाद रूप से सही है, क्योंकि यद्यपि पृथक श्रम इसकी भौतिक स्थितियां पूर्वकल्पित है, उपयोग मूल्य का सृजन कर सकता है, परंतु यह न तो धन का सृजन कर सकता है और न ही संस्कृति का। लेकिन ये दूसरा प्रस्ताव भी उतना ही निर्विवाद है। जैसे जैसे श्रम सामाजिक रूप से विकसित होता है और इस प्रकार धन और संस्कृति का स्रोत बनता है, श्रमिकों के बीच गरीबी और अभाव विकसित होता है और गैर श्रमिकों के बीच धन और संस्कृति विकसित होती है। यह अब तक के इतिहास का नियम है। इसलिए यहाँ श्रम और समाज के बारे में सामान्य वाक्यांशों को स्थापित करने के बजाय ठोस रूप से यह साबित करना था कि वर्तमान पूंजीवादी समाज में भौतिक आदि परिस्थितियां आखिरकार कैसे बनाई गई हैं जो श्रमिकों को इस सामाजिक अभिशाप को खत्म करने में सक्षम और मजबूर करती हैं। वास्तव में हालांकि पूरा पैराग्राफ शैली और विषय वस्तु में गड़बड़ है, केवल पार्टी के बैनर के शीर्ष पर नारे के रूप में श्रम की अविरल आय के लेस्ली कैचवर्ड को अंकित करने के लिए है। मैं बाद में श्रम की आय, समान अधिकार आदि पर वापस आऊंगा, क्योंकि यही बात आगे कुछ अलग रूप में दोहराई जाती है। 2. वर्तमान समाज में श्रम के साधनों पर पूंजीपति वर्ग का एकाधिकार है, परिणामस्वरूप श्रमिक वर्ग की निर्भरता सभी रूपों में दुख और दास्ता का कारण है। ये वाक्य इंटरनेशनल के नियमों से उधार लिया गया है तथा इस सुधारित संस्करण में गलत है। वर्तमान समाज में श्रम के साधनों पर भूस्वामियों भूमि पर संपत्ति का एकाधिकार पूंजी के एकाधिकार का आधार भी है और पूंजीपतियों का एकाधिकार है। विचाराधीन अनुच्छेद में इंटरनेशनल के नियमों में एक या दूसरे वर्ग के एकाधिकारियों का उल्लेख नहीं है। वे श्रम के साधनों यानी जीवन के स्रोतों के एकाधिकारकर्ता की बात करते हैं। जीवन के स्रोत के अतिरिक्त ये पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि भूमि श्रम के साधनों में शामिल है। ये सुधार इसलिए किया गया क्योंकि लेसल ने अब तक ज्ञात कारणों से केवल पूंजीपति वर्ग पर हमला किया था, न कि भूस्वामियों पर। इंग्लैंड में पूंजीपति वर्ग आमतौर पर उस जमीन का मालिक भी नहीं होता जिस पर उसका कारखाना खड़ा होता है। 3. श्रम की मुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि श्रम के साधनों को समाज की साझा संपत्ति बनाया जाए तथा श्रम की आय का उचित वितरण करते हुए समग्र श्रम का सहकारी विनियमन किया जाए। श्रम के साधनों को सामान्य संपत्ति में बढ़ावा देना का स्पष्ट अर्थ सामान्य संपत्ति में रूपांतरण होना चाहिए, लेकिन ये केवल चलन है। श्रम की आय क्या है? श्रम का उत्पाद या उसका मूल्य? और बाद के मामले में क्या यह उत्पाद का कुल मूल्य है?
या मूल्य का केवल वह हिस्सा है जिसे श्रम ने उपभोग किए गए उत्पादन के साधनों के मूल्य में नया जोड़ा है। श्रम की आय एक ढीली धारणा है जिसे लेसल ने निश्चित आर्थिक अवधारणाओं के स्थान पर रखा है। निष्पक्ष वितरण क्या है? क्या बुर्जुआ वर्ग ये दावा नहीं करता कि वर्तमान वितरण निष्पक्ष है? और क्या ये वास्तव में वर्तमान उत्पादन पद्धति के आधार पर एकमात्र निष्पक्ष वितरण नहीं है? क्या आर्थिक संबंध कानूनी अवधारणाओं द्वारा विनियमित होते हैं, या इसके विपरीत कानूनी संबंध आर्थिक अवधारणाओं से उत्पन्न नहीं होते? क्या समाजवादी संप्रदायवादियों के पास भी निष्पक्ष वितरण के बारे में सबसे विविध धारणाएं नहीं हैं? इस संबंध में निष्पक्ष वितरण वाक्यांश से क्या तात्पर्य है, ये समझने के लिए हमें पहले पैराग्राफ और इस पैराग्राफ को एक साथ लेना चाहिए। उत्तरार्ध एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें श्रम के उपकरण आम संपत्ति है और कुल श्रम सहकारी रूप से विनियमित है, और पहले पैराग्राफ से हम सीखते हैं कि श्रम की आय समाज के सभी सदस्यों के समान अधिकार के साथ अविभाजित है। समाज के सभी सदस्यों के लिए, जो लोग काम नहीं करते हैं उनके लिए। फिर श्रम की अधूरी आय में से क्या बचता है? केवल समाज के उन सदस्यों के लिए जो काम करते हैं। फिर समाज के सभी सदस्यों के समान अधिकार में से क्या बचता है? लेकिन समाज के सभी सदस्य और समान अधिकार स्पष्ट रूप से केवल वाक्यांश हैं। इसका सार यह है कि इस साम्यवादी समाज में प्रत्येक कार्यकर्ता को अखंडित लासालियन श्रम की आय प्राप्त होनी चाहिए। आइए सबसे पहले श्रम के उत्पाद के अर्थ में श्रम की आय शब्द को लें, फिर श्रम की सहकारी आय कुल सामाजिक उत्पाद है। इसमें से अब ये घटाया जाना चाहिए। पहला, उपयोग किए गए उत्पादन के साधनों के प्रतिस्थापन के लिए कवर। दूसरा, उत्पादन के विस्तार के लिए अतिरिक्त हिस्सा। तीसरा, दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए आरक्षित या बीमा निधि। श्रम की अधूरी आय से ये कटौती एक आर्थिक आवश्यकता है और उनकी मात्रा उपलब्ध साधनों और बलों के अनुसार और आंशिक रूप से संभावनाओं की गणना के अनुसार निर्धारित की जानी है, लेकिन वे किसी भी तरह से इक्विटी द्वारा गणना योग्य नहीं है। कुल उत्पाद का दूसरा भाग उपभोग के साधन के रूप में काम आता है। इससे पहले कि इसे व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जाए, इसमें से फिर से कटौती करनी होगी। पहला, उत्पादन से संबंधित नहीं प्रशासन की सामान्य लागत। ये हिस्सा शुरू से ही वर्तमान समाज की तुलना में बहुत सीमित होगा और नए समाज के विकास के साथ यह अनुपात में कम होता जाएगा। दूसरा, वह जो जरूरतों की सामान्य संतुष्टि के लिए अभिप्रेत है, जैसे स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं आदि। शुरू से ही ये हिस्सा वर्तमान समाज की तुलना में काफी बढ़ जाता है और नए समाज के विकास के साथ यह अनुपात में बढ़ता है। तीसरा, काम करने में असमर्थ लोगों के लिए धन आदि। संक्षेप में, आज तथाकथित आधिकारिक गरीब राहत के तहत क्या शामिल है? अब हम उस वितरण पर आते हैं जिसे लासालियन प्रभाव के तहत कार्यक्रम अपने संकीर्ण रूप में ध्यान में रखता है, अर्थात उपभोग के साधनों का वह हिस्सा जो सहकारी समिति के व्यक्तिगत उत्पादकों के बीच विभाजित होता है। श्रम की अधूरी आय पहले ही अनजाने में घटी हुई आय में परिवर्तित हो चुकी है। यद्यपि एक निजी व्यक्ति के रूप में उत्पादक को जिस चीज से वंचित किया जाता है, वह समाज के एक सदस्य के रूप में उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती है। जिस प्रकार श्रम की अक्षय आय का वाक्यांश गायब हो गया है, उसी प्रकार अब श्रम की आय का वाक्यांश भी पूरी तरह से गायब हो गया है। उत्पादन के साधनों के साझा स्वामित्व पर आधारित सहकारी समाज में उत्पादक अपने उत्पादों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे उत्पादों पर लगाया गया श्रम इन उत्पादों के मूल्य के रूप में उनके पास मौजूद भौतिक गुणवत्ता के रूप में बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि अब पूंजीवादी समाज के विपरीत व्यक्तिगत श्रम अब अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि सीधे कुल श्रम के घटक भाग के रूप में मौजूद है। श्रम की आय वाक्यांश, जो आज भी अपनी अस्पष्टता के कारण आपत्तिजनक है, इस प्रकार अपना सारा अर्थ खो देता है। यहाँ हमें साम्यवादी समाज से निपटना है, न कि उस तरह से जैसा कि वह अपनी नींव पर विकसित हुआ है, बल्कि इसके विपरीत, ठीक वैसे ही जैसे कि वह पूंजीवादी समाज से उभरता है, जो इस प्रकार हर तरह से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से और बौद्धिक रूप से अभी भी उस पुराने समाज के जन्मचिन्हों से भरा हुआ है जिसके गर्भ से वह उभरता है। तदनुसार व्यक्तिगत उत्पादक समाज से कटौती किए जाने के बाद ठीक वही वापस पाता है जो वह उसे देता है। उसने जो उसे दिया है वह उसका व्यक्तिगत श्रम है। उदाहरण के लिए, सामाजिक कार्य दिवस में काम के व्यक्तिगत घंटों का योग होता है। व्यक्तिगत उत्पादक का व्यक्तिगत श्रम समय सामाजिक कार्य दिवस का वह हिस्सा है जो उसने दिया है, उसमें उसका हिस्सा है। उसे समाज से एक प्रमाण पत्र मिलता है कि उसने सामान्य निधियों के लिए अपने श्रम को घटाने के बाद इतनी मात्रा में श्रम दिया है, और इस प्रमाण पत्र के साथ वो उपभोग के साधनों के सामाजिक भंडार से उतना ही निकालता है जितना श्रम लागत का है। एक रूप में उसने समाज को जितना श्रम दिया है उसे वह दूसरे रूप में वापस पाता है।
यहाँ जाहिर है वही सिद्धांत लागू होता है जो वस्तुओं के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है, जहां तक ये समान मूल्यों का आदान प्रदान है। सामग्री और रूप बदल जाते हैं क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में कोई भी अपने श्रम के अलावा कुछ नहीं दे सकता है, और क्योंकि दूसरी ओर व्यक्तिगत उपभोग के साधनों के अलावा कुछ भी व्यक्तियों के स्वामित्व में नहीं जा सकता है। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत उत्पादकों के बीच उत्तरार्ध के वितरण का सवाल है, वही सिद्धांत लागू होता है जो वस्तु समकक्षों के आदान प्रदान में लागू होता है। एक रूप में श्रम की एक निश्चित मात्रा को दूसरे रूप में श्रम की समान मात्रा के लिए बदला जाता है। इसलिए यहाँ समान अधिकार अभी भी सिद्धांत रूप में बुर्जुआ अधिकार है। हालांकि सिद्धांत और व्यवहार अब एक दूसरे के विरोधी नहीं है, जबकि वस्तु विनिमय में समतुल्यों का आदान प्रदान केवल औसत रूप में ही होता है, व्यक्तिगत मामले में नहीं। इस प्रगति के बावजूद ये समान अधिकार अभी भी बुर्जुआ सीमा द्वारा लगातार कलंकित है। उत्पादकों का अधिकार उनके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले श्रम के समानुपातिक है। समानता इस तथ्य में निहित है कि माप समान मानक श्रम के साथ किया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दूसरे से श्रेष्ठ होता है और एक ही समय में अधिक श्रम करता है या अधिक समय तक श्रम कर सकता है, और श्रम को एक माप के रूप में काम करने के लिए इसकी अवधि या तीव्रता से परिभाषित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह माप का मानक नहीं रह जाता। ये समान अधिकार असमान श्रम के लिए एक असमान अधिकार है। ये किसी वर्ग भेद को मान्यता नहीं देता, क्योंकि हर कोई हर किसी की तरह केवल एक श्रमिक है, लेकिन यह मौन रूप से असमान व्यक्तिगत क्षमता और इस प्रकार उत्पादक क्षमता को एक प्राकृतिक विशेषाधिकार के रूप में मान्यता देता है। इसलिए ये हर अधिकार की तरह अपनी सामग्री में असमानता का अधिकार है। अधिकार अपने स्वभाव से केवल एक समान मानक के अनुप्रयोग में ही शामिल हो सकता है, लेकिन असमान व्यक्ति और वे अलग अलग व्यक्ति नहीं होते अगर वे असमान नहीं होते, केवल एक समान मानक द्वारा मापे जा सकते हैं जब तक कि उन्हें एक समान दृष्टिकोण के तहत लाया जाता है, केवल एक निश्चित पक्ष से लिया जाता है। उदाहरण के लिए वर्तमान मामले में उन्हें केवल श्रमिक माना जाता है और उनमें कुछ और नहीं देखा जाता है, बाकी सब कुछ अनदेखा कर दिया जाता है। इसके अलावा एक श्रमिक विवाहित है, दूसरा नहीं, एक के पास दूसरे से ज्यादा बच्चे हैं, और इसी तरह आगे भी। इस प्रकार श्रम के समान प्रदर्शन के साथ और इसलिए सामाजिक उपभोग निधि में बराबर होने पर वास्तव में एक को दूसरे से ज्यादा मिलेगा, एक दूसरे से ज्यादा अमीर होगा, और इसी तरह आगे भी। इन सभी दोषों से बचने के लिए बराबर होने के बजाय सही को असमान होना होगा। लेकिन साम्यवादी समाज के पहले चरण में ये दोष अपरिहार्य हैं, क्योंकि यह पूंजीवादी समाज से लंबे समय तक जन्म लेने के बाद अभी अभी उभरा है। समाज की आर्थिक संरचना और उसके द्वारा निर्धारित सांस्कृतिक विकास से अधिकार कभी भी अधिक नहीं हो सकता। साम्यवादी समाज के उच्चतर चरण में जब श्रम विभाजन के अधीन व्यक्ति की दासतापूर्ण अधीनता समाप्त हो जाती है तथा इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक श्रम के बीच का विरोधाभास भी समाप्त हो जाता है, जब श्रम न केवल जीवन का साधन बन जाता है बल्कि जीवन की प्रमुख आवश्यकता बन जाता है, जब व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उत्पादक शक्तियां भी बढ़ जाती हैं तथा सहकारी धन के सभी स्रोत प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने लगते हैं, केवल तभी बुर्जुआ अधिकार के संकीर्ण क्षितिज को उसकी संपूर्णता में पार किया जा सकता है तथा समाज अपने झंडों पर ये लिख सकता है, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। मैंने एक ओर श्रम की अखंडित आय के बारे में तथा दूसरी ओर समान अधिकार और निष्पक्ष वितरण के बारे में विस्तार से चर्चा की है, ताकि ये दर्शाया जा सके कि एक ओर उन विचारों को जो एक निश्चित अवधि में कुछ अर्थ रखते थे किंतु अब अप्रचलित मौखिक बकवास बन गए हैं, हमारी पार्टी पर पुनः धर्मिता के रूप में थोपना कितना बड़ा अपराध है, जबकि दूसरी ओर यथार्थवादी दृष्टिकोण को जिसे पार्टी में स्थापित करने में बहुत प्रयास किया गया था किंतु जो अब पार्टी में जड़ जमा चुका है, विकृत किया जा रहा है, वह भी लोकतंत्रवादियों और फ्रांसीसी समाजवादियों के बीच आमतौर पर प्रचलित अधिकारों और अन्य बकवासों के बारे में वैचारिक बकवास के माध्यम से। अब तक दिए गए विश्लेषण से अलग तथाकथित वितरण के बारे में इतना हंगामा करना और उस पर मुख्य जोर देना सामान्यतः एक गलती थी। उपभोग के साधनों का कोई भी वितरण केवल उत्पादन की स्थितियों के वितरण का परिणाम है। हालांकि बाद का वितरण उत्पादन के तरीके की ही एक विशेषता है। उदाहरण के लिए पूंजीवादी उत्पादन का तरीका इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पादन की भौतिक स्थितियां पूंजी और भूमि में संपत्ति के रूप में गैर श्रमिकों के हाथों में हैं, जबकि आम जनता केवल उत्पादन की व्यक्तिगत स्थिति, श्रम शक्ति की स्वामी है। यदि उत्पादन के तत्व इस प्रकार वितरित हैं, तो उपभोग के साधनों का वर्तमान वितरण स्वतः ही हो जाता है। यदि उत्पादन की भौतिक स्थितियां स्वयं श्रमिकों की सहकारी संपत्ति हैं, तो उपभोग के साधनों का वितरण भी वर्तमान वितरण से भिन्न हो जाता है।
भद्दे समाजवाद और बदले में लोकतंत्रवादियों के एक वर्ग ने बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों से वितरण को उत्पादन के तरीके से स्वतंत्र मानने और व्यवहार करने का काम ले लिया है और इसलिए समाजवाद को मुख्य रूप से वितरण पर आधारित प्रस्तुत किया है। जब वास्तविक संबंध बहुत पहले ही स्पष्ट हो चुका है तो फिर से पिछड़ापन क्यों? 4. श्रम की मुक्ति श्रमिक वर्ग का कार्य होना चाहिए, जिसके सापेक्ष अन्य सभी वर्ग केवल एक प्रतिक्रियावादी जनसमूह है। पहला श्लोक इंटरनेशनल के नियमों के परिचयात्मक शब्दों से लिया गया है लेकिन सुधारित है। वहां कहा गया है, मजदूर वर्ग की मुक्ति स्वयं मजदूरों का कार्य होना चाहिए। यहाँ इसके विपरीत मजदूर वर्ग को मुक्ति देनी है। क्या? मजदूरों को जो समझ सकता है वही समझे। दूसरी ओर क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिलोम एक प्रथम कोटि का लासालियन उद्धरण है, जिसके सापेक्ष श्रमिक वर्ग अन्य सभी वर्ग केवल एक प्रतिक्रियावादी जनसमूह है। कम्युनिस्ट घोषणापत्र में कहा गया है, आज पूंजीपति वर्ग के आमने सामने खड़े सभी वर्गों में से केवल सर्वहारा वर्ग ही वास्तव में क्रांतिकारी वर्ग है। अन्य वर्ग आधुनिक उद्योग के सामने क्षयग्रस्त हो जाते हैं और अंततः लुप्त हो जाते हैं। सर्वहारा वर्ग इसका विशेष और आवश्यक उत्पाद है। यहाँ पूंजीपति वर्ग की कल्पना एक क्रांतिकारी वर्ग के रूप में की गई है, बड़े पैमाने के उद्योग के वाहक के रूप में सामंती प्रभुओं और निम्न मध्यम वर्ग के सापेक्ष, जो उन सभी सामाजिक स्थितियों को बनाए रखने की इच्छा रखते हैं जो उत्पादन के अप्रचलित तरीकों का निर्माण है। इस प्रकार वे पूंजीपति वर्ग के साथ मिलकर केवल एक प्रतिक्रियावादी जनसमूह नहीं बनाते हैं। दूसरी ओर सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग के सापेक्ष क्रांतिकारी है, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग के आधार पर खुद विकसित होने के कारण यह उत्पादन से पूंजीवादी चरित्र को हटाने का प्रयास करता है जिसे पूंजीपति वर्ग कायम रखना चाहता है। लेकिन घोषणापत्र में ये भी कहा गया है कि निम्न मध्यम वर्ग सर्वहारा वर्ग में अपने आसन हस्तांतरण के मद्देनजर क्रांतिकारी बन रहा है। इस दृष्टिकोण से इसलिए ये कहना पुनः बेतुका है कि यह पूंजीपति वर्ग के साथ तथा सामंती प्रभुओं के साथ मिलकर मजदूर वर्ग के सापेक्ष केवल एक प्रतिक्रियावादी जनसमूह का निर्माण करता है। क्या किसी ने पिछले चुनावों के दौरान कारीगरों, छोटे निर्माताओं आदि और किसानों के समक्ष ये घोषणा की थी कि हमारे सापेक्ष आप पूंजीपति वर्ग और सामंती प्रभुओं के साथ मिलकर एक प्रतिक्रियावादी जनसमूह का निर्माण करते हैं? लेसल को कम्युनिस्ट घोषणापत्र कंठस्थ था, जैसे उनके वफादार अनुयायी उनके द्वारा लिखे गए सुसमाचारों को जानते हैं। इसलिए अगर उन्होंने इसे इतनी बुरी तरह से गलत बताया है तो ये केवल पूंजीपति वर्ग के खिलाफ निरंकुश और सामंती विरोधियों के साथ अपने गठबंधन पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए हुआ है। इसके अलावा ऊपर के पैराग्राफ में उनके वाक्पटु कथन को मुख्य बल के साथ घसीटा गया है, जबकि इसका इंटरनेशनल के नियमों से गलत उद्धरण से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार ये केवल एक अशिष्टता है और वास्तव में श्री बिस्मार्क को बिल्कुल भी नापसंद नहीं है। यह उन घटिया अहंकारों में से एक है जिसमें बलिन के मराठ शामिल हैं। बलिन के मराठ का संदर्भ है सिलमन, न्यू सोशल डेमोक्रेट के मुख्य संपादक। 5. श्रमिक वर्ग सर्वप्रथम वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों के ढांचे के भीतर अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करता है, ये जानते हुए कि उसके प्रयासों का आवश्यक परिणाम, जो सभी सभ्य देशों के श्रमिकों के लिए समान है, लोगों का अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा होगा। लासेल ने कम्युनिस्ट घोषणापत्र और उससे पहले के सभी समाजवाद के विरोध में मजदूरों के आंदोलन की कल्पना सबसे संकीर्ण राष्ट्रीय दृष्टिकोण से की थी। इंटरनेशनल के काम के बाद इस मामले में उनका अनुसरण किया जा रहा है। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि किसी भी तरह से लड़ने में सक्षम होने के लिए मजदूर वर्ग को अपने घर में एक वर्ग के रूप में संगठित होना चाहिए और उसका अपना देश उसके संघर्ष का तात्कालिक क्षेत्र है, जहां तक उसका वर्ग संघर्ष राष्ट्रीय है, सार में नहीं बल्कि, जैसा कि कम्युनिस्ट घोषणापत्र कहता है, रूप में। लेकिन वर्तमान राष्ट्रीय राज्य का ढांचा, उदाहरण के लिए जर्मन साम्राज्य, खुद आर्थिक रूप से विश्व बाजार के ढांचे के भीतर है, राजनीतिक रूप से राज्यों की प्रणाली के ढांचे के भीतर। हर व्यवसाय जानता है कि जर्मन व्यापार एक ही समय में विदेशी व्यापार है, और श्री बिस्मार्क की महानता निश्चित रूप से एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय नीति का पालन करने में निहित है। और जर्मन वर्कर्स पार्टी अपनी अंतर्राष्ट्रीयता को किस हद तक कम करती है, इस चेतना तक कि उसके प्रयासों का परिणाम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा होगा। ये वाक्यांश बुर्जुआ शांति और स्वतंत्रता लीग से उधार लिया गया है, जिसका उद्देश्य शासक वर्गों और उनकी सरकारों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष में मजदूर वर्गों के अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे के बराबर होना है। इसलिए जर्मन मजदूर वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के बारे में एक शब्द भी नहीं, और इस तरह यह अपने ही पूंजीपति वर्ग को चुनौती दे रहा है, जो पहले से ही अन्य सभी देशों के पूंजीपतियों के साथ भाईचारे में जुड़ा हुआ है और श्री बिस्मार्क की षड्यंत्र की अंतर्राष्ट्रीय नीति को। वास्तव में कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीयता मुक्त व्यापार पार्टी की अंतर्राष्ट्रीयता से भी कहीं नीचे है। बाद वाला ये भी दावा करता है कि उसके प्रयासों का परिणाम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा होगा।
लेकिन यह व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए भी कुछ करता है और किसी भी तरह से इस चेतना से संतुष्ट नहीं है कि सभी लोग अपने देश में व्यापार कर रहे हैं। मजदूर वर्गों की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करती हैं। ये गतिविधि के लिए एक केंद्रीय अंग बनाने का केवल पहला प्रयास था, एक ऐसा प्रयास जो उस प्रेरणा के कारण स्थायी रूप से सफल रहा जो इसने दी थी, लेकिन पेरिस कम्यून के पतन के बाद अपने ऐतिहासिक रूप में ये साकार नहीं हो सका। बिस्मार्क की नॉर्डिड्यूश ने बिल्कुल सही कहा था जब उसने अपने मालिक की संतुष्टि के लिए घोषणा की थी कि जर्मन वर्कर्स पार्टी ने नए कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीयतावाद को त्याग दिया है। अनुभाग 2। इन बुनियादी सिद्धांतों से शुरू करते हुए जर्मन श्रमिक पार्टी सभी कानूनी तरीकों से स्वतंत्र राज्य और समाजवादी समाज के लिए ये प्रयास करती है। मजदूरी प्रणाली के साथ साथ मजदूरी के लौह कानून का उन्मूलन और हर रूप में शोषण, सभी सामाजिक और राजनीतिक असमानता का उन्मूलन। मैं बाद में स्वतंत्र अवस्था में लौटूंगा। इसलिए भविष्य में जर्मन वर्कर्स पार्टी को लेसल के मजदूरी के लौह कानून पर विश्वास करना होगा। ये बात खो न जाए, इसलिए मजदूरी प्रणाली के उन्मूलन, इसे इस तरह पढ़ा जाना चाहिए। मजदूरी श्रम की प्रणाली, मजदूरी के लौह कानून के साथ की बात करने की बकवास की जाती है। अगर मैं मजदूरी श्रम को खत्म करता हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं इसके कानूनों को भी खत्म कर देता हूं, चाहे वे लोहे के हों या स्पंज के। लेकिन लेसल का मजदूरी श्रम पर हमला लगभग पूरी तरह से इस तथाकथित कानून पर आधारित है। इसलिए ये साबित करने के लिए कि लेसल के संप्रदाय ने जीत हासिल कर ली है, मजदूरी प्रणाली को मजदूरी के लौह कानून के साथ खत्म किया जाना चाहिए और इसके बिना नहीं। ये सर्वविदित है कि मजदूरी के लौह कानून में से कुछ भी लेसल का नहीं है, सिवाय लौह शब्द के जो गोएथे के महान शाश्वत लौह कानूनों से उधार लिया गया है। लोहा शब्द एक लेबल है जिसके द्वारा सच्चे विश्वासी एक दूसरे को पहचानते हैं। लेकिन अगर मैं कानून को लेसल की मुहर के साथ लेता हूं और परिणामस्वरूप उसके अर्थ में, तो मुझे इसे उसके औचित्य के साथ भी लेना चाहिए। और वह क्या है? जैसा कि लैंग ने पहले ही दिखाया था, लेसल की मृत्यु के तुरंत बाद ये जनसंख्या का माल्थुसियन सिद्धांत है जिसे लैंग ने स्वयं प्रचारित किया था। लेकिन अगर यह सिद्धांत सही है तो फिर मैं कानून को खत्म नहीं कर सकता, भले ही मैं 100 बार मजदूरी खत्म कर दूं, क्योंकि तब कानून न केवल मजदूरी की व्यवस्था को बल्कि हर सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है। इस पर सीधे आधार बनाकर अर्थशास्त्री 50 साल और उससे भी अधिक समय से साबित कर रहे हैं कि समाजवाद गरीबी को खत्म नहीं कर सकता, जिसका आधार प्रकृति में है, लेकिन इसे केवल सामान्य बना सकता है, इसे समाज की पूरी सतह पर एक साथ वितरित कर सकता है। लेकिन ये सब मुख्य बात नहीं है। कानून के झूठे लेसलियन सूत्रीकरण से अलग वास्तव में अपमानजनक प्रतिगमन निम्नलिखित में निहित है। लेसल की मृत्यु के बाद से हमारी पार्टी में यह वैज्ञानिक समझ स्थापित हो गई है कि मजदूरी वह नहीं है जो वह दिखती है, अर्थात श्रम का मूल्य या कीमत, बल्कि यह श्रम शक्ति के मूल्य या कीमत का एक छद्म रूप मात्र है। इस प्रकार मजदूरी की अब तक की पूरी बुर्जुआ अवधारणा, साथ ही इस अवधारणा के विरुद्ध अब तक की सारी आलोचना हमेशा के लिए फेंक दी गई। ये स्पष्ट कर दिया गया कि मजदूरी करने वाले को अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करने की अनुमति है, अर्थात जीने के लिए केवल तभी तक जब तक वह पूंजीपति के लिए एक निश्चित समय तक मुफ्त में काम करता है, और इसलिए अधिशेष मूल्य के उसके सह उपभोक्ताओं के लिए भी उत्पादन की पूरी पूंजीवादी व्यवस्था कार्य दिवस को बढ़ाकर या उत्पादकता को विकसित करके, अर्थात तीव्रता या श्रम शक्ति को बढ़ाकर आदि इस मुफ्त श्रम को बढ़ाने पर निर्भर करती है। परिणामस्वरूप मजदूरी श्रम की व्यवस्था गुलामी की व्यवस्था है, और वास्तव में एक ऐसी गुलामी जो श्रम की सामाजिक उत्पादक शक्तियों के विकास के अनुपात में और अधिक गंभीर होती जाती है, चाहे मजदूर को बेहतर या बदतर भुगतान मिले। और जब हमारी पार्टी में इस समझ ने अधिक से अधिक आधार प्राप्त कर लिया, तो कुछ लोग लेसल के सिद्धांत पर लौट आए। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि लेसल को नहीं पता था कि मजदूरी क्या होती है, लेकिन बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने मामले के सार के रूप में दिखावे को ही लिया। यह ऐसा है मानो उन गुलामों के बीच जो अंततः गुलामी के रहस्य को समझ गए हैं और विद्रोह पर उतर आए हैं, एक गुलाम जो अभी भी पुरानी धारणाओं के बंधन में है, विद्रोह के कार्यक्रम पर ये लिख रहा है। गुलामी को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि गुलामी की व्यवस्था में गुलामों का पोषण एक निश्चित न्यूनतम अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। क्या ये तथ्य कि हमारी पार्टी के प्रतिनिधि हमारी पार्टी के आम लोगों के बीच फैली समझ पर ऐसा राक्षसी हमला करने में सक्षम थे, अपने आप में ये साबित नहीं करता कि किस आपराधिक लापरवाही और विवेक की कमी के साथ उन्होंने इस समझौता कार्यक्रम को तैयार करने का काम शुरू किया था? अनुच्छेद के अनिश्चित समापन वाक्यांश सभी सामाजिक और राजनीतिक असमानता का उन्मूलन के स्थान पर यह कहा जाना चाहिए था कि वर्ग भेद के उन्मूलन के साथ ही उनसे उत्पन्न सभी सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। अनुभाग 3।
जर्मन मजदूर पार्टी सामाजिक प्रश्न के समाधान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मेहनतकश लोगों के लोकतांत्रिक नियंत्रण में राज्य की सहायता से उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना की मांग करती है। उद्योग और कृषि के लिए उत्पादक सहकारी समितियों को इस पैमाने पर अस्तित्व में लाया जाना चाहिए कि उनसे कुल श्रम का समाजवादी संगठन पैदा हो सके। लेस्ली के मजदूरी के लौह कानून के बाद पैगंबर का भौतिकी, इसके लिए रास्ता योग्य तरीके से प्रशस्त किया गया है। मौजूदा वर्ग संघर्ष के स्थान पर एक अखबार के लेखक का वाक्यांश दिखाई देता है, सामाजिक प्रश्न जिसके समाधान के लिए रास्ता प्रशस्त होता है। समाज के परिवर्तन की क्रांतिकारी प्रक्रिया से उत्पन्न होने के बजाय कुल श्रम का समाजवादी संगठन राज्य सहायता से उत्पन्न होता है, जो राज्य उत्पादकों की सहकारी समितियों को देता है और जिसे राज्य न कि श्रमिक अस्तित्व में लाता है। ये लेसल की कल्पना के योग्य है कि राज्य ऋण के साथ कोई नया समाज बना सकता है और साथ ही एक नया रेलवे भी बना सकता है। शर्म की भावना के अवशेषों से राज्य सहायता को मेहनतकश लोगों के लोकतांत्रिक नियंत्रण में डाल दिया गया है। पहली बात तो ये कि जर्मनी में मेहनतकश लोगों का बहुमत किसानों का है, सर्वहारा वर्ग का नहीं। दूसरा, जर्मन में लोकतांत्रिक का मतलब वोल्क्सशाफ्टलिज लोगों के शासन द्वारा होता है। लेकिन मेहनतकश लोगों के शासन द्वारा नियंत्रण का क्या मतलब है, और खास तौर पर मेहनतकश लोगों के मामले में जो राज्य के सामने रखी गई इन मांगों के जरिए अपनी पूरी चेतना व्यक्त करते हैं कि वे न तो शासन करते हैं और न ही शासन करने के लिए तैयार हैं। लुई फिलिप के शासनकाल में बुचेज द्वारा फ्रांसीसी समाजवादियों के विरोध में निर्धारित और प्रतिक्रियावादी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वीकार किए गए इटलिया के नुस्खे की आलोचना से यहाँ निपटना अनावश्यक होगा। मुख्य अपराध इस विशिष्ट नुस्खे को कार्यक्रम में अंकित करने में नहीं है, बल्कि सामान्य तौर पर एक वर्ग आंदोलन के दृष्टिकोण से एक सांप्रदायिक आंदोलन की ओर एक प्रतिगामी कदम उठाने में है। ये कि मजदूर सामाजिक पैमाने पर और सबसे पहले राष्ट्रीय पैमाने पर अपने देश में सहकारी उत्पादन की स्थितियां स्थापित करना चाहते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे उत्पादन की मौजूदा स्थितियों में क्रांति लाने के लिए काम कर रहे हैं, और इसका राज्य की सहायता से सहकारी समितियों की स्थापना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक मौजूदा सहकारी समितियों का सवाल है, वे सिर्फ इस हद तक मूल्यवान हैं कि वे मजदूरों की स्वतंत्र रचनाएं हैं और न तो सरकारों की और न ही पूंजीपतियों की। अनुभाग 4। अब मैं लोकतांत्रिक अनुभाग पर आता हूं। ए, राज्य का स्वतंत्र आधार। सबसे पहले अनुभाग 2 के अनुसार जर्मन वर्कर्स पार्टी स्वतंत्र राज्य के लिए प्रयास करती है। स्वतंत्र राज्य यह क्या है? ये किसी भी तरह से उन श्रमिकों का उद्देश्य नहीं है जिन्होंने दीनहीन प्रजा की संकीर्ण मानसिकता से छुटकारा पा लिया है कि वे राज्य को स्वतंत्र करें। जर्मन साम्राज्य में राज्य लगभग उतना ही स्वतंत्र है जितना कि रूस में। स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य को समाज पर आरोपित एक अंग से पूरी तरह से समाज के अधीन एक अंग में बदलना, और आज भी राज्य के रूप इस हद तक अधिक स्वतंत्र या कम स्वतंत्र हैं कि वे राज्य की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं। जर्मन वर्कर्स पार्टी कम से कम यदि वह इस कार्यक्रम को अपनाती है, ये दर्शाती है कि उसके समाजवादी विचार सही भी नहीं है। इसमें मौजूदा समाज को, और यह किसी भी भविष्य के समाज के लिए सही है, मौजूदा राज्य या भविष्य के समाज के मामले में भविष्य के राज्य के आधार के रूप में देखने के बजाय ये राज्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखती है जिसके अपने बौद्धिक, नैतिक और स्वतंत्रतावादी आधार होते हैं। और इस कार्यक्रम द्वारा वर्तमान राज्य, वर्तमान समाज जैसे शब्दों का जो दंगाई दुरुपयोग किया जाता है तथा उस राज्य के संबंध में जो इससे भी अधिक दंगाई गलत धारणा उत्पन्न की जाती है जिससे यह अपनी मांगे संबोधित करता है, उसका क्या? वर्तमान समाज पूंजीवादी समाज है जो सभी सभ्य देशों में मौजूद है, मध्ययुगीन मिश्रण से कमोबेश मुक्त, प्रत्येक देश के विशेष ऐतिहासिक विकास द्वारा कमोबेश संशोधित, कमोबेश विकसित। दूसरी ओर वर्तमान राज्य देश की सीमा के साथ बदलता है। ये प्रूसो जर्मन साम्राज्य में स्विट्जरलैंड से अलग है और इंग्लैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग है। इसलिए वर्तमान राज्य एक कल्पना है। फिर भी विभिन्न सभ्य देशों के विभिन्न राज्य, उनके स्वरूप की विविधता के बावजूद सभी में यह समानता है कि वे आधुनिक बुर्जुआ समाज पर आधारित हैं, केवल एक कमोबेश पूंजीवादी रूप से विकसित समाज। इसलिए उनमें कुछ आवश्यक विशेषताएं भी समान हैं। इस अर्थ में भविष्य के विपरीत वर्तमान राज्य की बात करना संभव है जिसमें इसकी वर्तमान जड़ बुर्जुआ समाज समाप्त हो चुकी होगी। फिर सवाल उठता है, साम्यवादी समाज में राज्य में क्या परिवर्तन होगा? दूसरे शब्दों में, वहां कौन से सामाजिक कार्य अस्तित्व में रहेंगे जो वर्तमान राज्य कार्यों के अनुरूप हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल वैज्ञानिक रूप से ही दिया जा सकता है, और लोग शब्द को राज्य शब्द के साथ 1000 गुना जोड़कर समस्या के करीब नहीं पहुंचा जा सकता। पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच एक दूसरे में क्रांतिकारी परिवर्तन का काल होता है।
इसके अनुरूप एक राजनीतिक संक्रमण काल भी होता है जिसमें राज्य सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी तानाशाही के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब कार्यक्रम न तो इस विषय पर चर्चा करता है और न ही साम्यवादी समाज की भविष्य की स्थिति पर। इसकी राजनीतिक मांगों में सभी के लिए परिचित पुरानी लोकतांत्रिक सूची के अलावा कुछ भी नहीं है। सार्वभौमिक मताधिकार, प्रत्यक्ष कानून, लोकप्रिय अधिकार, लोगों की मिलिशिया आदि। वे बुर्जुआ पीपुल्स पार्टी, शांति और स्वतंत्रता लीग की मात्र प्रतिध्वनि हैं। वे सभी मांगे हैं जो कि जब तक कि उन्हें शानदार प्रस्तुति में अतिरंजित नहीं किया जाता है, पहले से ही महसूस की जा चुकी हैं। केवल वह राज्य जिससे वे संबंधित हैं जर्मन साम्राज्य की सीमाओं के भीतर नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में है। इस तरह का भविष्य का राज्य एक वर्तमान राज्य है, हालांकि जर्मन साम्राज्य के ढांचे के बाहर मौजूद है। लेकिन एक बात भूल गई है। चूंकि जर्मन वर्कर्स पार्टी स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि वह वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के अंतर्गत काम करती है, इसलिए अपने राज्य प्रूसो जर्मन साम्राज्य के अंतर्गत, अन्यथा इसकी मांगें वास्तव में काफी हद तक निरर्थक होंगी, क्योंकि कोई केवल वही मांगता है जो उसके पास नहीं है। इसे मुख्य बात नहीं भूलनी चाहिए थी, अर्थात ये सभी सुंदर छोटे छोटे गहने लोगों की तथाकथित संप्रभुता की मान्यता पर आधारित हैं और इसलिए केवल एक लोकतांत्रिक गणराज्य में ही उपयुक्त हैं। चूंकि किसी के पास लोकतांत्रिक गणराज्य की मांग करने का साहस नहीं है, और ऐसा करना बुद्धिमानी भी है क्योंकि परिस्थितियां सावधानी की मांग करती हैं, जैसा कि लुई फिलिप और लुई नेपोलियन के अधीन फ्रांसीसी मजदूरों के कार्यक्रमों में था। किसी को भी छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, न ही ईमानदारी और न ही सभ्य कि वह उन चीजों की मांग करे जो केवल एक लोकतांत्रिक गणराज्य में ही अर्थ रखती हैं। एक ऐसे राज्य से जो पुलिस द्वारा संरक्षित सैन्य निरंकुशता के अलावा कुछ नहीं है, संसदीय रूपों से अलंकृत, सामंती मिश्रण से मिश्रित, पहले से ही पूंजीपति वर्ग से प्रभावित और नौकरशाही से सुसज्जित है, और फिर इस राज्य को इस सौदे में आश्वस्त करना कि कोई कल्पना करता है कि वह ऐसी चीजों को कानूनी तरीकों से उस पर थोपने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि भद्दा लोकतंत्र भी, जो लोकतांत्रिक गणराज्य में सहस्राब्दी देखता है और जिसे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बुर्जुआ समाज की स्थिति के इस अंतिम रूप में ही वर्ग संघर्ष को निष्कर्ष तक लड़ा जाना है, यहाँ तक कि यह इस तरह के लोकतंत्रवाद से भी ऊंचा है जो पुलिस द्वारा अनुमत और तर्क द्वारा अनुमत नहीं की गई सीमाओं के भीतर रहता है। वास्तव में राज्य शब्द से अभिप्राय सरकारी मशीन या राज्य से है, जहाँ तक ये श्रम विभाजन के माध्यम से समाज से अलग एक विशेष जीव का निर्माण करता है। ये जर्मन वर्कर्स पार्टी राज्य के आर्थिक आधार के रूप में मांग करती है। एक एकल प्रगतिशील आयकर आदि शब्दों से पता चलता है। कर सरकारी मशीनरी का आर्थिक आधार है और किसी और चीज का नहीं। स्विट्जरलैंड में मौजूद भविष्य के राज्य में यह मांग काफी अच्छी तरह से पूरी हुई है। आयकर विभिन्न सामाजिक वर्गों और इसलिए पूंजीवादी समाज की आय के विभिन्न स्रोतों को पूर्व निर्धारित करता है। इसलिए यह कोई उल्लेखनीय बात नहीं है कि लिवरपूल के वित्तीय सुधारक ग्लेडस्टोन के भाई के नेतृत्व वाले बुर्जुआ कार्यक्रम के समान ही मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। बी, जर्मन वर्कर्स पार्टी राज्य के बौद्धिक और नैतिक आधार के रूप में मांग करती है। एक, राज्य द्वारा सार्वभौमिक और समान प्राथमिक शिक्षा। सार्वभौमिक अनिवार्य स्कूल उपस्थिति, निःशुल्क शिक्षा, समान प्राथमिक शिक्षा। इन शब्दों के पीछे क्या विचार छिपा है? क्या ये माना जाता है कि वर्तमान समाज में, और केवल इसी से निपटना है, सभी वर्गों के लिए शिक्षा समान हो सकती है? या यह मांग की जाती है कि उच्च वर्गों को भी अनिवार्य रूप से शिक्षा के उस स्तर तक सीमित कर दिया जाए, प्राथमिक विद्यालय जो केवल मजदूरों की ही नहीं बल्कि किसानों की भी आर्थिक स्थितियों के अनुकूल हो? सार्वभौमिक अनिवार्य स्कूल उपस्थिति, निःशुल्क शिक्षा। पहला जर्मनी में भी मौजूद है, दूसरा स्विट्जरलैंड में और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक विद्यालयों के मामले में। यदि दूसरे देश के कुछ राज्यों में उच्च शिक्षा संस्थान भी निःशुल्क हैं, तो इसका मतलब केवल यही है कि वास्तव में उच्च वर्गों की शिक्षा की लागत को सामान्य कर प्राप्तियों से पूरा किया जा रहा है। संयोग से A5 के तहत मांगे गए न्याय के निःशुल्क प्रशासन के लिए भी यही बात लागू होती है। आपराधिक न्याय का प्रशासन हर जगह निःशुल्क है। नागरिक न्याय का प्रशासन लगभग विशेष रूप से संपत्ति पर संघर्षों से संबंधित है और इसलिए लगभग विशेष रूप से संपत्ति रखने वाले वर्गों को प्रभावित करता है। क्या उन्हें राष्ट्रीय खजाने की कीमत पर अपना मुकदमा चलाना है? स्कूलों पर इस अनुच्छेद में कम से कम प्राथमिक विद्यालय के साथ तकनीकी स्कूलों, सैद्धांतिक और व्यावहारिक की मांग की जानी चाहिए थी। राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से आपत्तिजनक है। प्राथमिक विद्यालयों पर व्यय, शिक्षण कर्मचारियों की योग्यता, शिक्षा की शाखाएं आदि को एक सामान्य कानून द्वारा परिभाषित करना और, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है, राज्य निरीक्षकों द्वारा इन कानूनी विनिर्देशों की पूर्ति की निगरानी करना, राज्य को लोगों के शिक्षक के रूप में नियुक्त करने से बहुत अलग बात है।
सरकार और चर्च को स्कूल पर किसी भी तरह के प्रभाव से समान रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। विशेष रूप से वास्तव में रूसो जर्मन साम्राज्य में, और किसी को इस सड़े हुए छल में शरण नहीं लेनी चाहिए कि कोई भविष्य के राज्य की बात कर रहा है। हमने देखा है कि इस संबंध में मामले कैसे खड़े हैं। राज्य को इसके विपरीत लोगों द्वारा बहुत कठोर शिक्षा की आवश्यकता है। लेकिन पूरा कार्यक्रम अपनी समस्त लोकतांत्रिक ध्वनि के बावजूद लेस्लियन संप्रदाय के राज्य में दासतापूर्ण विश्वास से, या इससे भी बेहतर चमत्कारों में लोकतांत्रिक विश्वास से पूरी तरह दूषित है। या यूं कहें कि यह चमत्कारों में इन दो प्रकार के विश्वासों के बीच एक समझौता है, जो दोनों ही समाजवाद से समान रूप से दूर हैं। प्रशिया के संविधान के पैराग्राफ में कहा गया है, विज्ञान की स्वतंत्रता। तो फिर यहाँ क्यों विवेक की स्वतंत्रता? अगर कोई इस समय कुल्टरकम्फ में उदारवाद को उसके पुराने शब्दों की याद दिलाना चाहता है, तो यह निश्चित रूप से केवल निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। हर किसी को पुलिस की नाक में दम किए बिना अपनी धार्मिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन वर्कर्स पार्टी को किसी भी मामले में इस तथ्य के बारे में अपनी जागरूकता व्यक्त करनी चाहिए कि बुर्जुआ विवेक की स्वतंत्रता कुछ और नहीं बल्कि सभी प्रकार की धार्मिक विवेक की स्वतंत्रता को सहन करना है, और यह कि इसके हिस्से के लिए ये धर्म की जादूगरी से विवेक को मुक्त करने का प्रयास करता है। लेकिन कोई भी बुर्जुआ स्तर का उल्लंघन नहीं करना चाहता है। अब मैं अपने लेख के अंत पर आ गया हूं, क्योंकि अब कार्यक्रम में जो परिशिष्ट दिया गया है वह इसका विशिष्ट घटक नहीं है, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त रह सकता हूं। परिशिष्ट 2, सामान्य कार्य दिवस। किसी भी अन्य देश में मजदूरों की पार्टी ने अपने आप को ऐसी अनिश्चित मांग तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमेशा कार्य दिवस की अवधि तय की है जिसे वह दी गई परिस्थितियों में सामान्य मानती है। 3, महिला श्रम पर प्रतिबंध और बाल श्रम पर प्रतिबंध। कार्य दिवस के मानकीकरण में महिला श्रम पर प्रतिबंध शामिल होना चाहिए, जहां तक कि यह कार्य दिवस की अवधि, अंतराल आदि से संबंधित है। अन्यथा इसका मतलब केवल उद्योग की उन शाखाओं से महिला श्रम का बहिष्कार हो सकता है जो विशेष रूप से महिला शरीर के लिए अस्वास्थ्यकर हैं या महिला लिंग के लिए नैतिक रूप से आपत्तिजनक हैं। अगर इसका यही मतलब था तो ऐसा ही कहा जाना चाहिए था। बाल श्रम निषेध। यहाँ आयु सीमा बताना नितांत आवश्यक था। बाल श्रम पर सामान्य प्रतिबंध बड़े पैमाने पर उद्योग के अस्तित्व के साथ असंगत है और इसलिए यह एक खोखली पवित्र इच्छा है। इसका कार्यान्वयन, यदि यह संभव हो, प्रतिक्रियावादी होगा, क्योंकि विभिन्न आयु समूहों के अनुसार कार्य समय के सख्त विनियमन और बच्चों की सुरक्षा के लिए अन्य सुरक्षा उपायों के साथ शिक्षा के साथ उत्पादक श्रम का प्रारंभिक संयोजन वर्तमान समाज के परिवर्तन के लिए सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। 4, कारखाना, कार्यशाला और घरेलू उद्योग का राज्य पर्यवेक्षण। प्रूसो जर्मन राज्य को ध्यान में रखते हुए ये निश्चित रूप से मांग की जानी चाहिए थी कि निरीक्षकों को केवल न्यायालय द्वारा ही हटाया जा सके, कोई भी कर्मचारी उन पर कर्तव्य की उपेक्षा के लिए मुकदमा चला सके तथा उनका चिकित्सा पेशे से संबंधित होना आवश्यक है। 5, जेल श्रम का विनियमन। सामान्य मजदूर कार्यक्रम में एक छोटी सी मांग। किसी भी मामले में ये स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए था कि प्रतिस्पर्धा के डर से आम अपराधियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने की कोई मंशा नहीं है, और विशेष रूप से उन्हें बेहतरी के अपने एकमात्र साधन उत्पादक श्रम से वंचित करने की कोई इच्छा नहीं है। ये निश्चित रूप से समाजवादियों से कम उम्मीद की जा सकती थी। 6, एक प्रभावी दायित्व कानून। ये बताया जाना चाहिए था कि प्रभावी दायित्व कानून का क्या अर्थ है। संयोगवश ये बात ध्यान देने योग्य है कि सामान्य कार्य दिवस की बात करें तो फैक्ट्री कानून का वह हिस्सा जो स्वास्थ्य नियमों और सुरक्षा उपायों आदि से संबंधित है, उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। दायित्व कानून तभी लागू होता है जब इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है। संक्षेप में, ये परिशिष्ट भी लापरवाही से किए गए संपादन से अलग है। मैंने कहा और अपनी जान बचा ली, मैंने बोलकर अपनी आत्मा को बचा लिया है।